ये देखिए, किस किस चीज का आभार व्यक्त करें। अगर घर का मुखिया ऐसा हो, आप स्वयं देख सकते हैं, अस्वस्थ हैं, चोट लगी है, बावजूद इसके इतना प्यार करने वाला अगर मुखिया कहीं है तो राजस्थान सरकार का मुखिया, प्रदेश का मुखिया माननीय अशोक जी गहलोत साहब। बढ़े आगे जी। मीडिया कर्मी से निवेदन है, मैं मान सकता हूं कि ये बहुत अमूल्य खड़े हैं, कैद करना चाहते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं प्लीज, मीडिया के कर्मी जो है, कैमरा पर्सन, मीडिया वाले, पीछे कुछ लोग खड़े हैं जिन्हें दुविधा हो रही है, प्लीज अगर थोड़ा थोड़ा संयोजित हो जाए, व्यवस्थित हो जाए प्लीज। पीछे महिलाएं हैं, बच्चे, वो भी देखना चाहते हैं क्या चल रहा है, एक झलक पाना चाहते हैं प्रदेश के मुखिया की। जब ये टाउन हॉल निर्माण हो रहा था, एक व्यक्ति सबसे ज्यादा लड़ता था यहाँ आके, ये लाइट ऐसे नहीं, ये दीवार ऐसी नहीं, ये स्टेज ऐसा नहीं, साउंड ऐसा नहीं, और वो था आदरणीय रमेश जी बोराणा साहब। जोरदार तालियों के साथ इनका एहतराम करें। अगर ये टाउन हॉल ऐसा बना है तो उनकी बदौलत मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय रमेश जी बोराणा साहब से, पधारे, स्वागत उद्बोधन करें। रमेश जी बोराणा साहब, उपाध्यक्ष राज्य मेला प्राधिकरण जी। जी पहले साफा, अदरक, बुके और मोमेंटो। सारी लोक परंपराओं का भी ख्याल रखा गया है जी। जी बुके है, मोमेंटो है। हमारे बीच विराजे डॉक्टर बीटी कल्ला साहिब, बिनाका जी, बिनाका जी से निवेदन बीटी कल्ला साहिब का बुके देकर स्वागत करें। बीटी कल्ला साहिब माननीय कला और संस्कृति मंत्री राजस्थान सरकार। रमेश जी भाटी, रमेश जी भाटी साहब से निवेदन, श्रीमान राजेंद्र सिंह जी सोलंकी बैठे हैं, हमारे विश्व अध्यक्ष राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, उन्हें बुके प्रदान करें। मीडिया के आदमी बाहर आ जाइए प्लीज, बाहर आ जाओ, मीडिया के नहीं है जो संगीता जी बेनीवाल साहिबा विराजी है। गंगा कलावंत अकेडमी की और रेडियो की बड़ी आर्टिस्ट है, आप पधारें। संगीता जी बेनीवाल को गंगा कलावंत आपको के प्रदान करें, अध्यक्ष राजस्थान बाल संरक्षण आयोग। कुंती परिहार के लिए गगन आप आए। कुंती परिहार, महापौर नगर निगम उत्तर जोधपुर। गायत्री राठौड़ बैंक के लिए अभिषेक आप आए आगे, और उसके बाद बिनाका जी, बिनाका जी के लिए भी एक बुके बनता है, बिनाका जी के लिए महबूब, महबूब साहब जी, अभिषेक गायत्री जी के लिए। महबूब भाई, आप मनीषा जी पवार बहन को ये बुके प्रदान करें। मनीषा जी को मीडियाकर्मी के अलावा नहीं आप यहाँ से। महेंद्र जी विराजे हैं हमारे बीच में, महेंद्र जी विश्व साहब, बुके सभी भाई आइए जी, सभी भाई।
महेंद्र जी बिश्नोई एमएलए लूणी। एक बार जोरदार ताली आप सब बजा दें। अब मैं निवेदन कर रहा हूं शब्दों के सहारे स्वागत के लिए आदरणीय रमेश जी वर्मा साहब जी। ओके, अच्छा। बिनाका जी जयेश मालू, अध्यक्ष राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पधारे जी। ये चालू कर दीजिए माइक, ये वाले। शुभम सुस्वागतम। इस शुभ मंगल बेला में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्री जयनारायण व्यास स्मृति भवन टाउन हॉल की लोकार्पण करता मुख्य अतिथि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय अशोक गहलोत साहब, माननीय कला एवं संस्कृति मंत्री राजस्थान सरकार डॉक्टर बीडी कल्ला साहब, राज्य मंत्री राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड राजेंद्र सोलंकी साहब, राज्य मंत्री राजस्थान मेला प्राधिकरण उपाध्यक्ष रमेश वर्मा साहब, संगीता बेनीवाल जी, महापौर साहिबा कुंती देवड़ा जी, प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ जी, मनीषा जी और समस्त कलाकार और पधारे अतिथिगण। आज तो बहुत ही शुभ और ऐतिहासिक दिन है। श्रद्धेय अशोक गहलोत साहब के कर कमलों से जोधपुर के इस टाउन हॉल का लोकार्पण अभी हुआ है और जिसके आप और हम साक्षी बने हैं। और साथ ही यहाँ पर पहले कार्यक्रम के रूप में राज्य स्तरीय अवार्ड समारोह का आयोजन होने वाला है। श्री जयनारायण व्यास स्मृति भवन का शिलान्यास 21 मार्च सन 1964 में श्री कामराज जी नारौर के द्वारा हुआ। इसका भव्य उद्घाटन आज से 54 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया। उसके बाद 5 सितंबर 2003 को तत्कालिक अकादमी अध्यक्ष श्रीमान रमेश वर्मा साहब द्वारा टाउन हॉल नवीनीकृत और विस्तारित हुआ और जिसका लोकार्पण कला हृदय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के द्वारा किया गया। और आज 20 वर्ष पश्चात आपने इस नवीनीकृत टाउन हॉल का निर्माण किया है, लोकार्पण किया है। हमें गर्व है कि आज भी आप मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं और हम यही कामना करते हैं कि चौथी बार भी आप ही मुख्यमंत्री के रूप में। मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, क्योंकि एक कलाकार बड़ा ही संवेदनशील होता है। वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, लेकिन आप तो पहले से ही कलाकारों के बारे में सब कुछ सोच रखते हैं, जैसा कि आज तक कभी नहीं किसी ने सोचा। कोरोना काल जैसी भयंकर स्थिति में अकादमी ने आपकी भावनानुरूप 10,000 से ज्यादा जरूरतमंद कलाकार परिवारों को 5,000 रुपए देकर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की। न भूतो न भविष्यति, आपकी तरह मुख्यमंत्री आज तक न कभी हुआ और न मैं सोचती हूं कि कभी होगा। 25 वर्ष पहले जब वर्मा साहब अध्यक्ष थे, तब आप द्वारा कलाकारों के लिए 2 करोड़ के कलाकार कल्याण कोष की स्थापना की गई और इस बजट में यानी कि इस वर्ष आपने कलाकारों के लिए 100 करोड़ की घोषणा की है, जिससे कलाकार परिवार को 100 दिन अपना कला प्रदर्शन करने के अवसर मिल सके और साथ ही 5,000 रुपए का वे वाद्य यंत्र भी खरीद सकें। श्रीमान, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वाद्य यंत्र के लिए हमने 1.5 करोड़ की राशि जयपुर में आपके द्वारा डीबीटी के माध्यम से कलाकारों को प्रदान की। मैं समस्त कलाकारों की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आपकी 2 बातें हमें बहुत अच्छे से याद है। पहली, मैं ठांसू दूर नहीं। ये बात इससे साबित होती है कि चाहे दिल की बीमारी हो या दोनों अंगूठे में चोट लगी हो, फिर भी आप हम सब का सुख दुख बांटने चले आते हैं।
और दूसरी बात ये कि आप हमेशा कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। ये बात 100% सही है, क्योंकि यहाँ बैठे कलाकार जानते हैं वे अपने जीवन में क्या करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं, और वे जीवन से मृत्यु तक के गीत गाते हैं और उन पर नाचते हैं। लेकिन ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर मैं कह दूं कि श्रद्धेय गहलोत साहब बहुत बड़े जादूगर हैं, जिन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक योजना बना डाली। बच्चे का जन्म हुआ तो योजना, बच्चा पढ़ने गया तो योजना, शादी हो तो योजना, बीमारी हो तो योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, रसोई योजना, शुभ शक्ति योजना, आपकी बेटी योजना, छात्रा स्कूटी योजना, लैपटॉप योजना, राजस्थान स्कॉलरशिप योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बालिका संबल योजना, चिरंजीवी योजना या जन सम्मान योजना। अरे आपने तो इंसान क्या, पशुओं तक के लिए योजनाएं बना डाली। मैं कहां तक उनके नाम गिनाऊं? मैं यही कहूंगी, बहुत काल बीत जाने पर ऐसी हस्ती धरा पर आती है जिसके गुणगान गौरव से जनता धन्य धन्य हो जाती है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप श्री सोते भी हैं या नहीं। कभी पिता बनकर बच्चों को शिक्षा के लिए राहत देते हैं, अंग्रेजी मीडियम के स्कूल खुलवाते हैं और बच्चों को विदेश में पढ़ने भिजवाते हैं, तो वहीं पर कभी आप बेटा बनकर निशुल्क अनाज किट भिजवाते हैं, 25 लाख का चिरंजीवी बीमा करवाते हैं, तो कभी उनकी लाठी बनकर उन्हें तीर्थ यात्रा करवाते हैं। कला और कलाकारों के लिए आप श्री के मन में हमेशा ही संवेदनाएं रही है। आपने हमें इस टाउन हॉल के नवीनीकरण के लिए 11.5 करोड़ की घोषणा की, जो कि आज तकनीकी सुविधा से युक्त देश के गिने चुने हॉल में से एक है। श्रीमान, टाउन हॉल के ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर कौन है ये तो मैं उन्हें अच्छे से नहीं जानती, पर हाँ, एक व्यक्ति आप श्री को टाउन हॉल के ठेकेदार हो, आप श्री के सपने साकार करने के लिए मैंने उन्हें यहाँ पर साए की तरह मंडराते देखा है। टाउन हॉल बनते समय कील से लेकर पत्थर तक के लिए जूझते देखा है। ये हॉल कला उपयोगी बन सके, उस विजन से, उस दृष्टि से, अपने अनुभव के आधार पर कभी मजदूर से, कभी ठेकेदार से, तो कभी इंजीनियर से पिछले 1 साल से वो लड़ते नजर आए हैं। कलाकारों के हितैषी और आपके बहुत करीबी सहयोगी, जिनके जुनूनी प्रयासों और कला चिंतन को हमने बहुत करीब से देखा है और जिया है, जो पिछले 50 वर्षों से संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं के लिए समर्पित भाव से एक कुशल संरक्षक की तरह हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये टाउन हॉल उनकी कल्पना और मार्गदर्शन का एक जीता जागता उदाहरण है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कलामर्मा के श्रद्धेय रमेश बोराना साहब की, और आज इस मंच से मैं उन्हें धन्यवाद देना नहीं भूलूंगी। श्रीमन, आपने 1 साल पहले मुझे अकादमी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसे मैं पूरी निष्ठा के साथ निभाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें हमने पूरे राजस्थान भर में संगीत, नृत्य, नाटक, लोक कलाओं के समारोह और उनके साथ साथ अनेक कार्यशालाएं, इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल, अनेक प्रतियोगिताएं, बच्चों के लिए अलग अलग जगह नृत्य, नाटक और लोक कलाओं की कार्यशालाएं, इसी के साथ श्रद्धा के प्रतीक मंदिरों में भक्ति, मस्जिदों में सूफी के आयोजन किए हैं। 75 वर्ष के ऊपर के 51 कलाकारों को हमने कला पुरोधा से नवाजा है। साथ ही राज्य स्तरीय अकादमी सम्मान और पुरस्कार समारोह का आयोजन मार्च में किया था, और आज भी इस वर्ष के अवार्ड और सम्मान आप श्री के कर कमलों से प्रदान किए जाने वाले हैं, जिसमें 1 फेलोशिप, 14 अवार्ड, 6 युवा और 3 बाल पुरस्कार सम्मिलित हैं, जिसकी फेलोशिप राशि 1 लाख रुपए, अवार्ड 50,000 रुपए, युवा पुरस्कार 25,000 रुपए और बाल पुरस्कार की राशि 11,000 रुपए है।
मैं देश में कला की सौरभ फैलाने वाले इन मूर्धन्य युवा व बाल कलाकारों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी सदा ही कलाकारों के लिए संवेदनशील रहे हैं, इसलिए मैं आपकी सहमति और आपकी उपस्थिति में अकादमी अध्यक्षा के रूप में घोषणा करती हूँ कि अगले वर्ष से फेलोशिप की राशि 1 लाख से 1.5 लाख रुपए, अवार्ड 50,000 से 1 लाख रुपए, युवा पुरस्कार 25,000 से 51,000 रुपए और बाल पुरस्कार की राशि 11,000 से 25,000 रुपए प्रदान की जाएगी। मैं आज इस मंच से अकादमी सचिव, कार्यक्रम अधिकारी और सभी सदस्यों का धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने मुझे हर योजना को साकार करने में सहयोग प्रदान किया। मैं इस खूबसूरत और देश के सबसे तकनीकी व आधुनिक टाउन हॉल के नव निर्माण के लिए जेडीए के सभी अधिकारियों को, जिन्होंने इस हॉल को समय पर तैयार करवाया, स्टूडियो एक्सपी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इस हॉल के आर्किटेक्ट श्री प्रमोद जैन, प्रोजेक्ट इंचार्ज श्री जतिन चौधरी, ठेकेदार और जितने भी इंजीनियर, कारीगर, मजदूर और इसी के साथ जिनका भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हॉल के निर्माण और आज के दिन को ऐतिहासिक बनाने में सहयोग रहा, मैं उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। लेकिन फिर भी ये तब तक संभव नहीं था जब तक कि माननीय मुख्यमंत्री, नवीन राजस्थान के निर्माता और विकास के पर्याय श्रद्धेय गहलोत साहब का आशीर्वाद हमें नहीं मिलता। आपने हमें 11.5 करोड़ की राशि इस भवन के लिए प्रदान की। आपका आशीर्वाद हम सब पर सदा यूं ही बना रहे। हमें आपसे हौसला मिलता है। आपका ये जुनून हमें कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देता है। बादलों को चीर कर और चीर कर ये आसमां, बादलों को चीर कर और चीर कर ये आसमां, न सूर्य केवल लक्ष्य हो, है उसके आगे भी जहां। उड़ान होगी सबसे ऊंची, उड़ान होगी सबसे ऊंची, कर लिया है फैसला, ले उड़े हमें जो ऊपर, ले उड़े हमें जो ऊपर। वो गहलोत साहब का जुनून है और है गहलोत साहब का हौसला। मान्यवर, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी भावना के अनुरूप राज्य के समस्त कलाकारों की खुशहाली के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगी। एक बार पुनः पधारे हुए सभी अतिथियों का, कलाकारों का और आप श्री का तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत और अभिवादन करती हूँ। साथ ही आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय श्री। धन्यवाद दिनाका जी, जज, अकादमी अध्यक्ष। आपके कार्यकाल ने वाकई एक सुनहरा स्वर्णिम दौर लौटा दिया है। कलाकार खुश हैं और कलाएं चारों तरफ फैल रही है। और पारी है कलाकारों के सम्मान की। इसके लिए मैं आवाज दे रहा हूं शैला माहेश्वरी को। आइए शैला। दिनाकर जी ने पूरे साल भर का भाषण एक साथ दे दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कला शिक्षा मंत्री जी बीडी कल्ला साहब, मंच पर विराजित सभी अतिथि, मैं कोई समय जाया किए बगैर, क्योंकि बाकी सब आप जानते हैं और मुख्यमंत्री जी आपको जानते हैं, और मुख्यमंत्री जी ने क्या अलख राजस्थान में जगाई है मानवता को लेकर, विकास को लेकर, और जो विजन देखा है उन्होंने 2030 का, कि 2030 में आपकी कल्पना का राजस्थान वो बनाना चाहते हैं। तो हम सब लोग मुख्यमंत्री जी के साथ अपनी भावनाएं लेकर उन्हें विश्वास दिलाएं कि जो संकल्प आपने लिया है 2030 का मजबूत, समृद्ध और खुशहाल राजस्थान बनाने का, उसमें हम आपके साथ हैं, हम आपके भागीदार हैं। मान्यवर, पूरा देश देख रहा है कि जिस तरह से आपने राजस्थान को बहुत कम समय में सभी कोणों से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो मजबूती दी है और जो विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, और सामाजिक कल्याण की योजनाओं को लेकर जिस तरह से आपने हर परिवार में लाभ पहुंचाया है, हर
हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमें ऐसा मुख्यमंत्री मिले, बार बार ऐसा मुख्यमंत्री मिले, बार बार ऐसा मुख्यमंत्री मिले। ये भावना आज पूरे देश में फैली हुई है। मान्यवर, मुझे आपने मेला प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी है। मैंने आज ही राजस्थान के 2 दिन से सभी जिला कलेक्टर से निवेदन किया है कि वे मेला में इस प्रकार सुप्रबंधन करें। आपकी भावना है कि सभी धर्म गुरुओं को विश्वास में लेकर मेलों में इस तरह का प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि मेले हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा और हमारी भक्ति के केंद्र होते हैं। अभी राजनाथ सिंह जी और बीजेपी के लोग, जिनके लोग तो इकट्ठे होते नहीं है कहीं, ये परिवर्तन यात्रा पे निकले पड़े हैं। अब वो परिवर्तन यात्रा कहां कर रहे हैं? जहां धार्मिक मेले हो रहे हैं। अब रामदेवरा में इतना बड़ा मेला बन रहा है, तो उस मेले का वो फायदा उठाना चाहते हैं मान्यवर। लोग तो उनके बुलाने से आते नहीं है। तो मेले में 3 लाख लोग आएंगे रामदेवरा में या डीजी में या खाटू श्याम जी में, वहां से वो परिवर्तन यात्रा करना चाहते हैं। भगवान उनको परिवर्तन कर देंगे खुद ही, वो समझ नहीं रहे। इसलिए हमारी ये प्राथमिकता है कि हम मेलों, मैंने सभी जिला कलेक्टर से निवेदन किया है कि वो मेलों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा पहले करें, बाकी सब बातें बाद में। ये राजनीति की अपनी राजनीति करते रहेंगे। मान्यवर, आपने 11.5 करोड़ रुपए का ये जो सौगात जोधपुर शहर को दी है और राजस्थान के जो कलाकारों को दी है, ये अविस्मरणीय सौगात है। अभी मैं आपको बता रहा था कि पिछले 4-5 दिन से यहाँ देश भर के बड़े बड़े साहित्यकार और विद्वान कलाकार, एनएसपी से भी यहाँ लोग आए, श्रीराम कला सेंटर से भी यहाँ लोग आए, कमानी ऑडिटोरियम दिल्ली से भी यहाँ पर लोग आए कि राजस्थान के जोधपुर में मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा ऑडिटोरियम बनाया, हम देखते एक ऐसा ऑडिटोरियम है। वो ये उनके ये वर्ष से कल कि नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में ऐसा खूबसूरत और सुसज्जित टेक्निकल टाउन हॉल कहीं नहीं है। अभी इसमें थोड़ा काम बाकी है मान्यवर, वो 5-7 दिन में हो जाएगा पूरा, अभी हमें मालूम है। लेकिन क्योंकि हमारा मोह था कि हम आपसे इसका उद्घाटन जल्दी करवा लें, क्योंकि अब आपके पास आगे समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको नहीं पता, इसलिए हमने जबरदस्ती आपको करके कहा कि साहब इसका उद्घाटन एक बार आप कर दो। अब ये टाउन हॉल बनने से न केवल कला, संस्कृति, साहित्य की अभिवृद्धि होगी, बल्कि आम जन के लोग भी और देश विदेश की प्रस्तुतियां भी यहाँ हो सकेगी। मान्यवर, यहाँ पर आधुनिक सुविधाएं, 5 सितारा स्तर की सुविधाएं इसमें की गई है। हमारे आर्किटेक्ट ने तो बड़ी मेहनत की थी, लेकिन मैं लड़ता रहा, झगड़ता रहा पिछले 1 साल से बराबर कि मुझे ये 5 स्टार होटल का बैंक्वेट हॉल नहीं चाहिए, मुझे ये टेक्निकल सुविधा युक्त सुसज्जित थिएटर चाहिए। तो हमने इसको थिएटर बनाया है और इस थिएटर के लिए आपने जो आशीर्वाद दिया, खुले मन से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मान्यवर, अनेक योजनाएं कलाकारों को लेकर आपके मन में है, जिसको आप फलीभूत करना चाहते हैं। अभी बिनाका जी बता रही थी कि आपने अभी 100 करोड़ की योजना लागू की है। आपने अभी 6000 कलाकारों को तो डीबीटी के माध्यम से 5,000 रुपए दे दिए हैं। आज संडे था, नहीं तो आज 3000 लोगों को हम और ट्रांसफर देने वाले थे, वो नहीं दे पाए। लेकिन 1-2 दिन में हम चाहते हैं कि लगभग 20,000 लोगों के खाते में आपके माध्यम से पैसे पहुंचा दें और उनको गांव में रोजगार देने के लिए वहीं पर 8 किलोमीटर के दायरे में सभी संबंधित उपखंड अधिकारियों को जिला कलेक्टर से माध्यम से कहा गया है। हो सकता है आगे आने वाले समय में कलाकारों को रोजगार मिलना भी प्रारंभ हो जाए। ये हिंदुस्तान में अपनी तरह की पहली योजना है कलाकारों को सुरक्षा देने की, जो आपने प्रारंभ की है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं इस बात के लिए कि आपके दिल में कला, साहित्य, संस्कृति को लेकर एक जज्बा है। जब से आपने एकेडमी बनाई है, सभी एकेडमी बड़ी ताकत और मुस्तैदी से काम कर रही है। माना कि उनका बजट जितना होना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन आपने अगर उस बजट को दुगना तिगना किया है। वसुंधरा जी ने या पूर्ववर्ती सरकारों ने तो एकेडमी बंद करने का काम किया था, आपने उसको पुनर्जीवित करने का काम किया है। मान्यवर, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप बार बार ये कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। आज इस मंच से मैं मांगूंगा आपसे कुछ 2-3 चीजें, जो वैसे तो मैंने आपको वो 2030 के विजन में, 2030 के विजन में दे रखी है, लेकिन 2 प्रमुख निवेदन हैं कि राजस्थान के जो साहित्यकार और कलाकार जिनको राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सम्मान मिल गया हो, उन्हें सर्किट हाउस में सामान्य दरों पर रहने की व्यवस्था मिले और बसों में निःशुल्क यात्रा का लाभ मिले। दूसरा,
जिस तरह से खिलाड़ियों को आप नौकरी में आरक्षण देते हैं, उसी प्रकार राज्य के संस्कृति धर्मियों को भी राज्य की नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने के बारे में विचार करें। मान्यवर, एक और हमारी भावना थी कि और देशों के शहरों में रेपटरी है, मतलब रंगमंडल है। राजस्थान में रंगमंडल की बहुत जरूरत है, रेपटरी की, जिसमें 30-35 थिएटर के कलाकार नियमित रूप से काम करें। वो रेपटरी आपकी भी भावना थी, पहले आपने बात की थी। उस रेपटरी का यहाँ पर आप राजस्थान में खोल दें तो राजस्थान के कलाकारों को नियमित रोजगार मिल पाएगा। आप पधारे, हमारे स्वागत सम्मान को स्वीकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं शैला आए और जी ओके जी, आज घर की बात है, जैसा जैसा आदेश होगा व्यवस्था होगी बस वैसा ही होगा। निवेदन कर रहा हूं माननीय बीडी कल्ला साहब, प्रधान आशीर्वाद प्रदान जी। चलिए, हमारे यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत साहब, श्री रमेश जी बोराणा जी, संगीत और नाटक अकादमी की अध्यक्ष श्रीमती बीना कमालू जी, राजेंद्र सोलंकी जी, संगीता जी बेनीवाल, आपकी फर्स्ट सिटीजन श्रीमती कुंती परिहार जी, एमएलए साहिबा मनीषा पवार जी, हमारी कला और संस्कृति विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ जी, महेंद्र बिश्नोई जी, राम सिंह जी राव, गोपाल कृष्ण जी व्यास साहब, सीन काब निजाम साहब, भानु भारती जी, सलीम खान जी कांग्रेस अध्यक्ष उत्तर, नरेश जोशी जी कांग्रेस अध्यक्ष दक्षिण, सचिन सरवड़े जी, अयूब खान जी, करुणा सिंह जी चौहान, और मेरे सामने विराजे हुए श्रीमती सुमन यादव जी, श्रीमती गीता रघुवीर जी और घूंगड़ा खां मांगणिया, श्री रवि पवार जी और ऊपर से सभी देश प्रदेश के और देश के जाने माने कलाकार बंधुओं, भाइयों, बहनों, पत्रकार बंधुओं और नौजवान साथियों। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा खास तौर से इस जयनारायण की व्यास के नाम से जो ऑडिटोरियम था वो एक तरह से छिन्न भिन्न हो चुका था। इसको रिनोवेट करके आज एक आधुनिक रंगमंच के रूप में जोधपुर की जनता को लोकार्पित किया गया। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं। मैं विभाग की ओर से आप सभी कलाकारों का यहाँ स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री लोक कलाकार सम्मान कार्यक्रम जो शुरू किया, उसके अंतर्गत अभी आपने देखा होगा काफी लोगों को उनके खातों में पैसे ट्रांसफर हुए। कोविड पीरियड में भी घर बैठे कलाकारों को हम लोगों ने कार्यक्रम मंगवाए, यूट्यूब पे डाले और जो सेलेक्टेड कार्यक्रम होते थे उनके पेटे 5-5 हजार रुपये उनके घर बैठे खातों में डाले। कुल मिलाकर आपने कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया, कलाकारों को घर बैठे काम दिया। और आज भी जो 100 करोड़ रुपए की योजना का जिक्र किया गया, उसका मकसद यही है कि हमारा कलाकार जो है उसको कम से कम 100 दिन का काम मिले और 100 दिन तक वह उस काम के माध्यम से अपना सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। मैं इस अवसर पर खास तौर से बताना चाहता हूं कि उत्पादन की विधाओं में जो परिवर्तन आए, जैसे पहले लोग हल और बैल से खेती करते थे, अब वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से खेती कर रहे हैं। इसको कहते हैं सभ्यता। हम अपने त्योहार कैसे मनाते हैं, नृत्य, गायन, हमारे जितने भी विभिन्न संस्कार होते हैं, उस समय जो गीत गाए जाते हैं, ये हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति
को आगे बढ़ाने के लिए जयनारायण जी व्यास ने भी खूब जबरदस्त काम किया था। वे खुद अच्छे कलाकार थे, अच्छे नर्तक थे, अच्छे गीतकार थे और उन्होंने कई गीत लिखे और मैंने उनके कई फोटो ऐसे देखे हैं जिसमें वे नृत्य करते हुए नजर आते हैं। उनकी स्मृति में वे स्वतंत्रता सेनानी थे और समाज सेवी थे। उनकी स्मृति में ये काम करके आपने बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है। मैं समझता हूं कि जयनारायण जी की स्मृति को चिरस्थायी रखने के लिए ये काम हुआ है। ये आगे 100 वर्ष से काम आएगा। मैं इस अवसर पर एक जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि सबसे पहले शिवजी की बारात में 4 प्रकार के बाजे बजे थे। तत्, आनत, सुशील और घन। तत् मतलब तार से बजने वाले बाजे। आनत का मतलब चमड़े से कसे हुए, जैसे नगाड़े हैं, ढोलक है। ये जो वाद्य हैं ये एक तरीके से इस प्रकार की श्रेणी में आते हैं। सुशील मतलब जिसमें छेद हो, जैसे हारमोनियम, जैसे वायलिन, जिसमें छेद हो, बांसुरी, ये सुशील प्रकार के बाजे हैं। और घन का मतलब कांसे से बने हुए जो बाजे हैं वो ये 4 प्रकार के बाजे हैं। दुनिया में और कोई बाजा नहीं है। मानो जी उसके बाद में कुछ हाइब्रिड बाजे बन गए, जैसे भपंग। भपंग में डोरी भी है तार की तरह और पीछे कसा हुआ है, तो ये हाइब्रिड बाजे हैं। लेकिन पहले ओरिजिनली 4 प्रकार के बाजे थे जो शिवजी की बारात में बजे थे। अब सवाल इस बात का है कि संगीत एक ऐसी शैली है। ओरछा के दरबार में तानसेन पहले शुरू में वहां काम करते थे। उस समय वो इतना अच्छा बजाता था कि बहुत से लोग उनसे जलते थे और उसके कारण से राजा के सामने कई नारद होते थे जो चुगल करते थे कि आजकल तानसेन को घमंड हो गया है, ये गाता नहीं है, इससे दीप राग गाओ। जब तानसेन को कहा कि दीप राग जो है गाओ, तो उसने कहा दिन में दीप राग नहीं गाई जाती है, इसको गाऊंगा तो अभी आग लग जाएगी। लेकिन राजा का आदेश था, उसने नहीं चाहते हुए राग गाई और जगह जगह आग लगी, खुद जलने लगा और जंगल की तरफ भागा। तो वहां जो कंटा चुगने वाली औरतें थी उन्होंने देखा ये आदमी जल रहा है, उन्होंने मलार राग गाई, गन गरजे बिजली चमके बरसे में हरवा। और बिजली वो इतनी पारंगत औरतें थी कि उनके गाने के कारण से मेघ प्रसन्न हो गए, बरसात हुई और वाग गुजरी। तो उन्होंने तानसेन ने पूछा आपने ये गीत कहां से सीखे? तो उन्होंने कहा हम अस्त छाप के कवि जो हैं उनके पड़ोसी हैं, वो जब गाते हैं तो हम भी गुनगुनाते हैं और वो सीख गई। तो उन्होंने कहा हमको दर्शन कराओ उनके, उनको लेके गए। तानसेन ने कहा मुझे सिखाओ, मुझे चेहरा बनाओ, तो तुमको सारे गम ये करके आओ। कई वर्ष तक उसने इसका अभ्यास किया और उसके बाद जब वो आए तो उन्होंने उसको वो गीत गवाया। उसने कहा तुम पारंगत हो, ठीक हो। लेकिन उसके बाद एक बार बेजू बावरा का उसका कंपटीशन हुआ, तो बेजू बावरा ने कहा गीत गा करके और एक जो है उसको एक तरीके से रखा और रख करके वो पिघल गया कि अब इसको वापस तुम ठीक कर दो तो मैं समझता हूं कि तुम अच्छे कवि हो। हालांकि तानसेन मुझसे मुकाबला कर सकता था, लेकिन तानसेन ने कहा नहीं, आप मेरे से बड़े हो, मैं घमंड नहीं करता। कहने का मतलब ये था कि एक दूसरे का लोग सम्मान करते थे। और संगीत, नाटक और साहित्य में हमारा प्रदेश बहुत अच्छा रहा है। हमारे यहाँ आपने देखा कन्हैयालाल जी सेठिया जैसे लोग जिन्होंने धरती दोहरा दिया, तो सुरगा ने समावे, देह रमन ने आवे, इलो यशनरदारी गावे धरती दोहरा ली, और इलो बीकाणो गरवी लो, इलो अलबर जबर अटीलो, इलो बीकाणो भड़कीलो धरती दोहरा ली, जोदानो गढ़ लूठो, इलो चित्तोड़ो अनूठो। इस तरह से करके उन्होंने सारे राजस्थान का वर्णन कर दिया। और इसी प्रकार हमारे यहाँ राजस्थान में एक कहावत है, कोनी कोनो नाम रेतरो हल्दी घाटी एठे उग्यो इतिहास पूजी जंगली माटी। और हमारे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से ही वी प्रमोट टूरिज्म थ्रू कल्चर, हम संस्कृति के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। और हमारे यहाँ आपने देखा होगा भी जो कल्चर प्रोग्राम हुआ कितना अच्छा था, पता ही नहीं लगा कि कल्चर प्रोग्राम कितनी जल्दी से अच्छे तरीके से हो गए, एक के बाद एक। और इस तरीके से
हमारी कला और संस्कृति देश और विदेश में पहुंचे, ये हमारी मुख्यमंत्री जी की भावना है। मैं अधिक न बोलकर इतना ही कहना चाहूंगा कि राजस्थान में कला और संस्कृति का भविष्य बहुत अच्छा है। हमारी एकेडमीज बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारी संगीत नाटक अकादमी बहुत अच्छा काम कर रही है, और तमाम एकेडमियां मिलकर के अपनी भाषाओं का उन्नयन का काम करेंगी, संगीत नाटक और कला के क्षेत्र में काम करेगी, तो निश्चित रूप से राजस्थान का भविष्य बहुत अच्छा है। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारे कलाकार आगे आकर इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय बीडी कल्ला साहब, संस्कृति मंत्री कला। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आशीर्वाद प्रदान करें, कलाओं को भी समर्पित रहे हैं। जी बताइए। जी जो सीढ़ियों में बैठे, कुर्सी में बैठे, प्लीज जो लोग सीढ़ियों में हैं, सीढ़ियों पे बैठे लोगों से निवेदन, कुर्सियों पे बैठ जाए एक बार। हमारे बड़ी साथी शिक्षा मंत्री भी है, हॉर्टिकल्चर मंत्री भी है, डॉक्टर बीडी कल्ला साहब, श्रीमती बीना कमालू, अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी, रमेश बरोड़ा जी, राजन सोलंकी जी, संगीता बेनीवाल जी, मनीषा पवार जी, महेंद्र बिश्नोई जी, कुंती परियार, मेयर साहिबा, सलीम खान साहब, जिला अध्यक्ष नरेश जोशी जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कला संस्कृति श्रीमती गायत्री राठौर, राम जी राव साहब, जी के व्यास जी और भवनलाल मेहरा जी, हिमांशु गुप्ता कलेक्टर, तमाम उपस्थित कलाकार, संगीतकार, विद्वान लेखकगण, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आधुनिक व नवीनीकृत जैना व्यास स्मृति भवन टाउन हॉल का लोकार्पण नए रूप में हुआ है और सम्मान समारोह रखा गया है। उसके लिए मैं संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्षा जी को, रमेश बरोड़ा जी को बधाई देना चाहूँगा। इनके प्रयासों से ये संभव हुआ है कि शानदार जो ऐतिहासिक की धरोहर हमारी बन की है। मेरा सौभाग्य है कि बचपन के अंदर मैं खुद जब इसका शिलान्यास हुआ था 21 मार्च 1964 को, कांग्रेस अध्यक्ष कामराज जी आए थे, के कामराज आए थे, तो मैं भी बचपन में उसमें मौजूद था यहाँ पर। और आज मेरे हाथों लिखा हुआ है जो हॉल, उसका शिलान्यास हुआ, तो मुझे 50-60 साल हो गए, 60 साल लगभग हो गए हैं। 60 साल पहले का ये टाउन हॉल बना था। खुशी की बात यह कि ये जैना व्यास के नाम से बना। पूर्व मुख्यमंत्री थे, अलग बात है, परंतु फ्रीडम फाइटर्स थे, योद्धा थे वो, योद्धा मतलब वो मामूली, आप समझ लो कि जिस रूप में उन्होंने जीवन जिया है, जिस रूप में वो फ्रीडम मूवमेंट में भाग लिया है, उसकी खुशबू दिल्ली से पहुंची। दिल्ली से पंडित नेहरू जानते थे उनको, उस वक्त में सरदार पटेल जानते थे उनकी प्रतिभा को, सब कायल थे। जब देश आजाद हो गया तब भी उनका जो योगदान था फ्रीडम मूवमेंट में, वो मैं समझता हूँ कि हमारे सबके लिए जो घर की बात होनी चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि ये हॉल जो है मुझे नाम का तो है, जहाँ सांस्कृतिक संध्या होगी, कलाकार सम्मान भी होगा, तो वो खुद लेखक थे, पत्रकार थे, नर्तक थे, नर्तक भी थी, और ढोल छंद बनाने वाले थे, और लेखक थे और गीतकार भी थे। जो उनके लिखे गीत है, रोंगटे खड़े कर देने वाले गीत हैं उनके, रोंगटे खड़े कर। अब दुर्भाग्य की बात क्या है, उन बातों को हम नई पीढ़ी तक पहुंचा नहीं पा रहे, जो आवश्यक है। जो इतिहास पुरुष बन जाते हैं
उनको इतिहास हम सामने रखेंगे आज वर्तमान पीढ़ी और उस मार्ग पे चलेंगे तो ही हम आने वाली पीढ़ी को अपना खुद का इतिहास बना पाएंगे। वो आज नहीं हो रहा, देश के लिए नहीं हो रहा है। जो हमारे बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स हैं, हम गुलाम थे, आप हम तो ऐसा आ सकते हैं 47 के पहले गुलाम थे, पर नई पीढ़ी को मालूम नहीं और अगली पीढ़ी को मालूम नहीं होगा। तो ये अगर इतिहास बनाया जिसने महात्मा गांधी के सानिध्य में बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर जेलों बंद रहे, गाने लोग गोलियां खाए अंग्रेजों के वक्त में, फांसी के फंदे पे चले, और इस रूप में जो है जो त्याग बलिदान हुए हैं उनको याद नहीं रखेंगे तो मैं समझता हूँ जो सपना देखा था हमारे नेताओं ने, गुलाम थे, आजाद होंगे और फिर आजादी सांस लेंगे खुली हवा के अंदर, आज उनको बुलाने का प्रयास हो रहा है। शेर राजस्थान के नाम से ख्याति नाम जयनारायण व्यास जी, शेर राजस्थान, मुख्यमंत्री पद का क्या कर लिया अपने असुरों के लिए, विश्वास का मत ले लिया खुद नहीं, ऐसी विरले व्यक्तित्व की धनी थी वो। इतिहास गवाह की मुझे तो पूरा ध्यान नहीं, जानकारी नहीं, कंदरी को मालूम होगा बीकानेर के गंगा सीजन के बारे में क्या लिखा था, गंगा सीजन लिखा था मेरे ख्याल से अंग्रेजों को, ये किस तरह का व्यक्तित्व है ये दुख नहीं सकता है। तो कहने का मतलब कि उनके नाम का हॉल है, हमें गर्व होना चाहिए। हालांकि मुझे मालूम आप सबको गर्मी लग रही है, मुझे मालूम है। अभी पूरा हॉल जो है, अभी हॉल में जो पूरा काम होना बाकी है, अभी एसी लगा नहीं है पूरा, अभी 5 से मंगा के टेम्परेचर व्यवस्था करी गई है, तो मुझे मालूम आपको गर्मी लग रही है, पर आप अच्छा इंप्रेशन लेके जाओ। मेरा मतलब ये कहने का था कि गर्मी का जो आपको तकलीफ हो रही है तो इम्प्रेशन गलत लेके मत जाना, सहन करना, मन में रखना। गर्मी तो लगी थी, अगली बार आओगे तो बिल्कुल ठंडा मिलेगा आपको, बल्कि आपको कहना पड़ेगा थोड़ा इनको ठंडा कम करो। बिल्कुल यहाँ ठंडा कहीं नहीं ज्यादा ठंड नहीं होता है, तो कहना मतलब है कि आज थोड़ी गर्मी लगी, मुझे मालूम है, पर श्री राजस्थान जयनारायण व्यास के नाम का हॉल अब गर्व करते हैं, हम वहां बैठे हुए हैं। ये तो बात रही है जो मेरी भावना थी बतानी। बाकी जो बिना के मालू जी ने, रमेश बोरना जी ने और कला जी, खुद कला मनोज जी ने बहुत सुंदर शब्दों से बातें कही आपको। मैं उस पर ज्यादा ना तो दखल रखता हूँ ना मैं अधिकार रखता हूँ, कॉमन सेंस रखता हूँ खाली, और धर्म समझता हूँ कि कलाकारों का, साहित्यकारों का, लेखकों का सम्मान होना चाहिए। तो मैं उसमें विशेष के नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं। तो मुझे खुशी है कि आज हम बैठे कोमल कोठारी, चिराग विजयन देखा और देवीदास सावर उदयपुर के अंदर रंगमंच बना हुआ है। जब उन्हें काबरे थे जो चुके थे, उन्होंने नाम कमाया, और नई पीढ़ी में अभी रमेश बोरना जी, ये भी कम नहीं है। पूरी के समर्पित है, पागलपन की हद तक समर्पित है कला को, कलाकारों के लिए। अच्छी बात है, कोई तो व्यक्ति हो हमारे बीच में जो इस प्रकार की भावना रखता हो और जो समर्पित हो, प्रतिबद्ध हो, मुझे अच्छा लगता है। कम से कम एक जो हमें अच्छा सलाहकार मिला हुआ है। और बिना के मालू जी बहुत प्रभावित है, तो कम से कम इनके काम से काम आसानी हो जाता, बाकी काम रहता है, क्योंकि राजनीति तक रखते हैं
राजनीति में दखल रखना जरूरी होता है। दखल रखने वाला क्या है, वो काम राजनीति वाला अलग तरह का होता है, हर एक बस की बात नहीं। कलाकार कहाँ घूमते फिरे मंत्रियों के पीछे पीछे, मुख्यमंत्री मिले, टाइम मांगो, मिले नहीं मिले। अच्छा है राजनीति वाला काम कर लेगा भाई, ये अलग सेक्टर रहता है। ये जो है उस रूप में ये सदैव अवेलेबल रहते हैं, तो वे बढ़ना जाते हैं। और ये एकेडमी का जब भवन बना था तो मैंने उद्घाटन किया था, जब रमेश गौड़ी अध्यक्ष थे उस वक्त। ये मेरा पिछला टर्म था, उसका पिछला टर्म था, मुझे याद नहीं है। पहला टर्म था मेरा 25 साल पहले, जब भवन बना नजदीक में है, उद्घाटन मैंने किया 2002 के अंदर। मुझे गर्व इस बात का रहता है, जैसे मैंने कहा कि मैं सम्मान करना मेरे मन में हमें एहसास रहता है। इसलिए उस वक्त मैंने 2 करोड़ रुपए का बिना मांगे हुए 2 कल्याण कोई बनाए थे। एक तो पत्रकारों में, साहित्यकारों के लिए 1 या 2 करोड़ बनाया, और 1 या 2 करोड़ बनाया मैंने कलाकारों के लिए बिना मांगे हुए बनाए। उस वक्त मेरी भावना थी। अब तो मैंने 2 करोड़ का 100 करोड़ कर दिया, 100 करोड़ कर रहेगा एक बार कलाकारों को प्रोत्साहन के लिए भी। और हमने कोविड में ध्यान रखा, बिना मांगे हमने 5-5 हजार की डीबीटी में लोग करी, क्योंकि घरों में थे वो लोग। लॉकडाउन लग गया तो मैंने ठेले वाले, रेडी वाले, फैक्ट्री वाले, कलाकार या जो रेल पैसेंजर से रहते रात को, सबको मैं ढूंढवाया कलेक्टर के थ्रू राजस्थान भर में 32 लाख लोग ढूंढवाया। उनके 5 बार मैंने डीबीटी करी, 5,500 रुपये, 1,000 रुपये, एक बार 1500 रुपये। कहने मैंने उस वक्त मैंने इतना शानदार प्रबंधन किया कि देश में नहीं, दुनिया में भिलवाड़ा मॉडल का नाम हो गया। बहुत शानदार प्रबंधन हुआ था। कॉक्सी में कोई नहीं मना यहाँ पर, बाकी बॉम्बे में, इलाहाबाद में तो दादी देती थी, क्या देखा आपने। तो कहने मतलब आज हम वहां बैठे हुए हैं, पूरी याद है कि श्रीमती भाव में एक बार अकेडमी शिफ्ट हो गई थी जयपुर। मैं एनएसयू का अध्यक्ष था उस वक्त, एनएसयू का अध्यक्ष था। धरना दिया था कलाकारों जोधपुर में अंदर, उस धरने में भी शामिल हुआ था। फिर बात में मेरी गर्व है, वो अकेडमी जो जा रही थी यहाँ से शिफ्ट होकर जा रही थी, इमरजेंसी थी। इमरजेंसी का माहौल ऐसा था कि हमारे हाईकोर्ट आनंदपुर में बैठा हुआ है, इसने जाने दिया हाईकोर्ट के बेंच को जयपुर में। चली गई, मैं चली गई, मैंने प्रयास किया नहीं जानी चाहिए। मैंने इंदिरा गांधी से बात करी उसको आसाम के अंदर, गुवाहाटी में था मैंने शुरू में। तो मुझे लगता था कि मुझे योगदान करना चाहिए। यहाँ जो पूरी जी, पिताजी और मधुर जी, हस्तिमती पारेख जी, कई बड़े बड़े नेता थे। मतलब माथुर जी भी आगेवान बने हुए थे। मैंने प्रयास उस मैंने भी किया था, चली गई थी। एकेडमी चली जाती, कलाकारों की मेहनत से धरना हुआ, नहीं गई। आज देखिए वो एकेडमी यहाँ है, तो यहाँ बैठे हुए हैं। और एक 11 करोड़ यहाँ के थे, रिनोवेशन भी हुआ हॉल का, और आप देख लो क्या क्या नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि कलाकारों को अवसर देना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है अवसर प्रदान करे। कला का प्रतियोगिता होगा गाँव में, कस्बों में, शहरों में, जहाँ भी होगा। कला हमारी प्राचीन काल से चली आ रही विरासत है, हमारी धरोहर है। ये धरोहर को, विरासत को संजोए रखना हमारे कर्तव्य भी है। कर्तव्य सरकार निभा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोक गायिका अल्लाह भाई, गौरी देवी, मुस्तरी बाई गायकों में नूर मोहम्मद लंगा, अब तो कई मंगड़ियार भी आए गए हैं, कालबेलिया नृत्य भी हो रहे हैं, बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। उस जमाने में खाली लगा मंदिर आने आते थे। जब कोमल कोठारी जी ने खोज की थी, विदेशों में भेजा, पहली बार भेजा लोगों को, तब मैं देखता था कि ये मोहम्मद लंगा, जो नूर मोहम्मद लंगा, अलादीन लंगा, ये भपन वादक नूर खां, मेवाती, अभी जो 2 लोग जो ये मेवाती बंधु जो भपन वादक है, ये बहुत कठिन कला है। कठिन कला देख रहे आप किस रूप में बजा रहे थे। वो मोहम्मद धौलपुरी ने गीत संगीत में काफी बड़ा नाम दे दिया लोगों का।
ध्रुपद गायिका में डांगे घराना और कथक का जयपुर घराना विश्व प्रसिद्ध है। और इसी माध्यम जाए जैसे गुलाम अली, मेहंदी हसन, जिनका नाम दिन तो बॉलीवुड में कितना बड़ा नाम है। रेशमा पाकिस्तान चली गई थी, हमने सुना उसको जयपुर में। जगदीश सिंह की डेथ हो गई, गंगानगर की थी मेरे ख्याल से। अली अकबर खां, पंडित जसराज जैसे गायकों की जड़ें सिर्फ राजस्थान में जड़ी रही। अब जो है विश्वमोहन भट्ट, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, अली गनी, सच्ची सांकला, गुलाबो, अनवर खां, मंगनियार शौरत के ऊंचे मुकाम पर। तो कहने का मतलब कि मेरी भावना जो है वो मैंने आपको बता दी कि मैं कला को, कला संस्कृति को आगे बढ़ाने में इस अकेडमी के बाद 3500 घंटों की जो है रिकॉर्डिंग है। जो ये भवन पावटा में था, भवन ही बना था, सर किराए का होगा वो, बचपन में जाके देखा उसको। तो कोमल कोठारी जी ने, उन लोगों ने जो इकट्ठा किया था गांव गांव फिल करके। अब तो आपका मोबाइल फोन पे भी है और एडवांस हो गया। उस वक्त तो क्या था, चक्कर घूमते थे वो गोले वाले, वो रिकॉर्डिंग होती थी उससे। उसी रिकॉर्डिंग बड़ी होगी 3500 घंटों की। मेरे ख्याल उसको आपने करा दिया होगा, डिजिटल करा दिया होगा, करवा रहे हैं, अभी करवाया नहीं है। टॉप प्रायोरिटी दीजिए उसको, काम निपट जाएंगे। कलाकार बच्चों ने प्रगति बढ़ोतरी कर दी है। अभी हमने उपयुक्त इक्विपमेंट जो होते वाली यंत्र है, उसके लिए भी हमने अभी 5000 रुपये के आर्थिक ज्यादा प्रति कलाकार दिए है। जिससे कि मैंने देखा अभी बाहर नए नए यंत्र खरीदे हुए थे कलाकार। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि 75 वर्ष पूरे हो गए, तो इसके ऊपर में फिर से जो हमारे 75 वर्ष पूरे कर जो कलाकार है, कला प्रबुद्धा, उनके सम्मान की बात भी सामने रखी गई है। और जवाहर कला केंद्र कला सामरिक उत्सव 11 अगस्त को मनाया आप लोगों ने जयपुर के अनुसार। और ये मुख्यमंत्री 2 कलाकार प्रधान योजना 2023 के माध्यम से इस साल निश्चित रहे। हमने जो मांगा, जैसे आपने कहा, मांग के बाद थक जाएंगे, मैं देती नहीं। ये तो नारा बन गया एक प्रकार से मेरे वक्त का कि मांग के वक्त थक जाओगे, मैं देते नहीं थकूंगा। ये हमने खाली कहा ही नहीं है, करके दिखाया है। अभी वक्त नहीं है कि मैं सब बातें बताऊं। रोज आप सुनते होंगे मुझे, आजकल तो ऑनलाइन होता, लाइव होता है, जब बोलते हैं तो सुनते होंगे मेरे विचार। हमारे शिविर में सुनते होंगे, मैंने रात शिविरों की बात सुनते होंगे। ऐसे से काम के आज पहली बार राजस्थान की चर्चा पूरे देश के केंद्र सरकार में भी और अन्य राज्यों में होने लगी। पहली बार राजस्थान चर्चा इतने ऐसे प्रयोग किए। ग्रामीण ओलंपिक खेल शहरी जोड़ दिया, अब तो शहरी जोड़ दिया। 60 लाख करीब इस बार पंजीकरण, 58 लाख 50,000 का पंजीकरण, पिछली बार 30 लाख का। वो भी अपना एक अजूबा हो गया राज्यों के लिए, भाई ये अच्छा प्रयोग है। और राज्य पंजाब वगैरह करने लग गया। पूरी पब्लिक को आप इन्वॉल्व कर लो खेलों के अंदर। कितने साल के, पिछले साल के ज्यादा, उसकी उम्र के कम ज्यादा उम्र के भी कबड्डी खेले होंगे, कोई खो खो खेला, महिलाएं कोई नशागिरी खेल हमें देखा है शरीर में। तो सबको बच्चे लगा के सबको इन्वॉल्व कर दिया। इन्हीं में प्रतिभा निकलेगी हमारी, जो आगे जाकर के नाम रोशन करेगी राजस्थान में। इसलिए वो बातें मैं नहीं करना था जो हमने 2030 का जो मिशन है, मैं उस पर आपको अपील करना चाहूंगा। कलाकार हो या साहित्यकार है, पत्रकार जो बैठे हैं, आप क्या सोचते हो 30 के अंदर राजस्थान में कला संस्कृति की स्थिति क्या हो? 30 के अंदर संविधान अगर में कहाँ पहुंचे, ये सपना देख के हम चलेंगे। अपने फील्ड का हम क्या योगदान दें। हम 1 करोड़ लोगों तक पहुंच रहे हैं। छात्रों को डिबेट करवा रहे हैं, ऐसी कंपनी करवा रहे हैं स्कूलों के अंदर। अपनी भावना बताए, उसका डॉक्यूमेंट बनेगा, सरकार का डॉक्यूमेंट होगा। वो डॉक्यूमेंट काम आएगा आने वाली पीढ़ियों के लिए। एक प्रकार 30 में जो है हमने आधार बनाया, ये राजस्थान इस प्रकार से होना चाहिए आगे।
अंत में कहना चाहूंगा नृत्य नाटक और संगीत कला के प्रोत्साहन विकास के लिए रविनमन जयपुर बना हुआ है, मल्टी कल्चर सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, ये मैं घोषणा कर रहा हूँ आपके सामने। जयपुर कल्चर केंद्र को भी आधुनिक बनाया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज आपके बीच में आया और ये जो थोड़ा कमी लगी इसके अंदर, बिना इच्छी के बैठा दिया सबको, गलती मेरी थी, देखो गलती मेरी है। पिछली बार मैं आया था तो बोले डीएम ने कहा भाई साहब अभी तक काम बाकी है, अगली बार वो रख लेना। अब जो अगली बार में आ गई जल्दी, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कलेक्टर को। पिछली बार आया था तो वहां चली थी उद्घाटन की, कहा अभी इसी में लग रहे 5-7 दिन रुक जाओ, 5-7 दिन रुक जाओ। कलेक्टर साहब लगा हुआ कहाँ है, वहां जो उनका भी बैठा होगा, उसने देखा होगा अभी तो 15-20 दिन महीने पर बाद आएंगे, अभी 7 दिन में आ जाएगा वहां बंदा, इनको मालूम। इसलिए देखा, इसलिए हिमाचल को देखा कि मैं वादा कर लिया अगली विजिट में करवा दूंगा, अब करवा डालोगे ऐसा कैसा भी है। इस प्रकार का ये उद्घाटन हो रहा है गर्मी के अंदर, पर गर्मी आपको याद रहेगी ये मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद, जय धन्यवाद। भाई अभी मैं एयरपोर्ट पे भी सर्किट और पे मिल नहीं पा रहा हूँ, क्या मेरे दोनों पैरों में अंगूठे के अंदर फ्रैक्चर है, वो काफी ठीक हो गया। अभी मैंने सीटी स्कैन करवाया है तो 2/3 ठीक हो गया, थोड़ा बहुत अभी है। वो कह रहे हैं थोड़े ही टच हो गया आपके अंगूठे के अंदर, फिर 2 महीने आप जाके शो कर गए। मुझे इलेक्शन लड़ना, सुनिए आप बैठ जाइए, मुझे इलेक्शन लड़ना है, मुझे मेरा कर्तव्य पूरा करना है और चुनाव सामने है, चुनाव सामने है तो मैं माफी चाहता हूँ। अभी मैं सुनिए आप, मैं अभी मिल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अनजाने ठोकर लग जाती है, अनजान लगे और लगी हुई लगती है, काम पूरा नहीं है, इसलिए मैं बचे चल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। मुझे खुद को 100 के मिलने का, मीडिया वालों या पब्लिक को क्या मैं कह सकता हूँ। अभी मैं जानबूझ के गाड़ी में बैठता हूँ, गाड़ी निकालता हूँ, नमस्कार कर देता हूँ, माफी मांगता हूँ आपसे, मैं मिल नहीं पा रहा हूँ और मुझे दुख भी है, आप मुझे माफ करो। धन्यवाद। आप बैठिए, अभी तो अवार्ड समारोह बाकी है, भैया भी बैठिए। अभी तो सीएम साहब अभी राज्य स्तरीय कलाकारों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। मैं सबसे पहले राजस्थानी माननीय मुख्यमंत्री जी, पहली बार भारत के संविधान का राजस्थानी में अनुवाद किया गया है, उस अनुवाद का पुस्तक को राजस्थान कला साहित्य संस्कृति अकादमी विकास नियत ने छापा है। मैं ओला जी से निवेदन करूंगा वे आए और डॉक्टर मीनाक्षी बोराना से अनुरोध करूंगा कि वे आए और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से उस पुस्तक का लोकार्पण कराएं, उसके बाद सम्मान समारोह की विधिवत कार्रवाई प्रारंभ करें। भरत ओला जी, उपाध्यक्ष राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी, मंच पर आ जाए। विमोचन हो चुका, तालियां होनी चाहिए थी यहाँ पे जी। आज के बाद ये पुस्तक आपके हाथों में होगी, डॉक्टर मीनाक्षी बोराना की, संविधान का राजस्थान में भेदवा। और अब आवाज दे रहा हूं शेर को पुरस्कार समय। जी हाँ, आइए अब उस क्षण की ओर बढ़ते हैं जिसका हर कलाकार के दिल को इंतजार है, अकादमी सम्मान अवार्ड एवं पुरस्कार। सबसे पहले बाल पुरस्कार की घोषणाओं के अंतर्गत मैं नाम लेना चाहूंगी कथक नृत्य में सुश्री तनिष्का श्रीवास्तव जयपुर से, और आप सभी की जोरदार तालियां इन बाल प्रतिभाओं के लिए। हमारे साथ मंच पे
सुश्री तनिष्का श्रीवास्तव। अगला नाम श्री चैतन्य सहल। शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में बाल पुरस्कार श्री चैतन्य सहल बीकानेर। आपकी तालियां इसी तरह बजती रहे। पखावज वादन के क्षेत्र में अगला नाम श्री अभी तिवारी जयपुर। श्री अभी तिवारी जयपुर। युवा पुरस्कार के अंतर्गत सबसे पहले रंगमंच में श्री कविराज लैक उदयपुर। सुगम संगीत गायन युवा पुरस्कार श्री स्वागत राठौर सिरोही। इसी कड़ी में भवंग वादन के लिए श्री यूसुफ खान मेवाती अलवर से। कथक नृत्य के क्षेत्र में सुश्री चारू शर्मा जयपुर से। साथ ही आपकी तालियां इन प्रतिभाओं का हौसला अफजाई करती रहे। सुश्री चारू शर्मा। तबला वादन के लिए श्री आशीष राघवानी भरतपुर से। शास्त्रीय गायन श्री सौरभ वशिष्ठ जयपुर। और अब अकादमी अवार्ड में सबसे पहले कला समग्र साधना के लिए श्री शरद कुमार तेलंग कोटा। नाट्य रूप सज्जा के लिए श्री राधेलाल जयपुर। अकादमी अवार्ड विजेता और साथ ही आपकी तालियां आपके सम्मान में इस पुरस्कार के लिए। नाट्य निर्देशन के क्षेत्र में श्री साबिर खान जयपुर से, जो किसी कारणवश यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं। नाट्य अभिनय के लिए सुश्री गीता भट्टाचार्य जोधपुर से हमारे बीच मंच पर आ रही हैं। अकादमी अवार्ड आपको प्रदान किया जाता है। और ये तालियां इस अनुभव, इस कला और इस पूरे जीवन के लिए जो उन्होंने अपनी कला को समर्पित किया, सुश्री गीता भट्टाचार्य। जी हाँ, इस सभागार से मैं फिर से निवेदन करूंगी कि आपकी कर्तव्य ध्वनि मंच तक पहुंचती रहे। नाट्य लेखन के क्षेत्र में श्री अशोक राही जयपुर से, जो किसी कारणवश हमारे बीच नहीं पहुंच पाए हैं, हमारी शुभकामनाएं हम उन तक प्रेषित करते हैं। सुगम संगीत के लिए श्री रफीक सागर बीकानेर से। सुगम संगीत श्री रफीक सागर। लोक नाट्य के लिए श्री दिलीप भट्ट जयपुर से। लोक कला कठपुतली, इस क्षेत्र में अकादमी अवार्ड दिया जाता है श्री खिराती राम भाट नागौर से। आपकी कला लोक नृत्य के क्षेत्र में डॉक्टर रूप सिंह शेखावत जयपुर से। अकादमी अवार्ड के द्वारा आपको सम्मानित किया जा रहा है। और आइए लोक संगीत के क्षेत्र में जो नाम है वो है श्रीमती परवीन मिर्जा जयपुर से।
जी हाँ, आपकी तालियां शांत ना हो। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, बहुत बड़ा सम्मान राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की ओर से अकादमी अवार्ड लोक संगीत गायन के लिए श्री भूमिरे खान बाड़मेर से। और शास्त्रीय नृत्य कथक के लिए ये सम्मान दिया जाता है श्रीमती गीता रघुवीर जयपुर। शास्त्रीय वादन वायलिन के लिए हमारे बीच मंच पर श्री रवि पवार मुंबई। और अकादमी अवार्ड शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में इनाम लेना चाहूंगी श्रीमती सुमन यादव जयपुर। आपकी तालियां एक बार फिर से मंच की ओर से मैं निवेदन करूंगी, क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं अकादमी के सर्वोच्च सम्मान अकादमी रत्न यानी फेलोशिप अवार्ड। और इस बार इसके लिए हम मंच पर निवेदित करेंगे वरिष्ठ नाट्य निर्देशक श्री भानु भारती उदयपुर से हमारे बीच आपकी जोरदार करतल ध्वनि के साथ भारतीय रंगमंच के प्रख्यात निर्देशक और नाटककार श्री भानु भारती। यहाँ ये बात आपको मैं याद दिला दूं कि आज इस सभागार में अकादमी के 3 अध्यक्ष मौजूद हैं। जी हाँ, हर नाम के साथ आपकी जोरदार तालियां उन नाम को मिले। श्रीमान भानु भारती साहब, श्रीमान रमेश जी बोराना साहब और वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती विनाका जेशमालू। जी हाँ, इनके प्रयासों के लिए जोरदार तालियां और जोरदार तालियां सभी पुरस्कार सम्मान और अवार्ड विजेताओं को। माइक्रोफोन पर मैं भानु जी पुरोहित को एक बार फिर से निवेदित करना चाहूंगी। धन्यवाद शाला। और मैं अब वर्ड ऑफ थैंक्स के लिए निवेदन कर रहा हूँ लक्ष्मीनाथ जी बैरवा, अकादमी सचिव हमारे। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत जी, माननीय मंत्री कला साहित्य एवं संस्कृति विभाग श्रीमान बी डी कल्ला जी,